Welcome friends, welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. As you know, we have started the concept of cost, which is an important chapter of 11th economics, and beside all the competitive examination where economics is involved, you will get this cost chapter. देखो इसमें so far हमने क्या किया है, हमने किया है total cost, fixed cost, वेरिएबल कॉस्ट, इसके अलावा आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह मैंने बताया था. नाउ वी आर कमिंग टू दिस कॉस्ट पार्ट 2 और इसमें हम करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट, इनका रिलेशन, इसके अलावा मार्जिनल कॉस्ट, एसी और एमसी का रिलेशन. तो लेट अस बिगिन एंड देखते हैं कि क्या होता है इसमें. लेट अस सी begin our lecture. What is first of all यूनिट कॉस्ट. देखो वर्ड क्या आया, यूनिट कॉस्ट. यूनिट का मतलब ही होता है यूनिट कॉस्ट का पर यूनिट, मतलब एवरेज निकालने जा रहे हैं. चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट की एवरेज निकालेंगे. वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज. टोटल कॉस्ट है तो वो टोटल कॉस्ट की. इनको जैसे फिक्स कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट, वर्ड यूज लग जाता है साथ में पर यूनिट. Fixed cost per unit, that is average fixed cost. Fixed cost, variable cost per unit, that is average variable cost. Total cost per unit, that is average cost. एक एक करके उठाते हैं, इनके फीचर्स देखते हैं, इनके रिलेशंस देखते हैं. देखो फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं कि चैप्टर क्रैमिंग वाला नहीं है और लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू गेट फ्रॉम दिस चैप्टर. दैट्स वाई ये रिलेशंस को ध्यान से देखो. कर्व्स कैसे बनती हैं, इनकी शेप्स क्या है, कब इनका हाईएस्ट पॉइंट आता है, कब इनका लोएस्ट पॉइंट आता है, ये सब आपको बड़े ध्यान से देखने वाली बात है. सो लेट अस बिगिन विद दिस यूनिट कॉस्ट का. फर्स्ट थिंग इज एवरेज फिक्स कॉस्ट. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हुई, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, कि अगर आप फिक्स कॉस्ट को यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट एवरेज फिक्स कॉस्ट. दो फार्मूले हमने लिखे हुए हैं इसमें, अगर आप देखो. वन इज ए एफ सी, दैट इज एफ सी अपॉन क्यू कह लो, और कहीं टी एफ सी, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही चीजें हैं. फिक्स कॉस्ट बाय यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट. अच्छा, एक चीज आपको मैं बड़े ध्यान से देखो, नोट करो इसको. देखो हमने लिखा एफ सी अपॉन क्यू. अब ये जो क्यू है ये चैप्टर के हिसाब से है. जब मैं प्रोडक्शन कर रहा था तो यहाँ ये यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर था, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जिसको आप लेबर कहते हो, लेबर. जबकि यहां पर अगर कर रहा हूं फिक्स कॉस्ट तो ये है यूनिट्स ऑफ आउटपुट. दिस वाज इन टोटल कॉस्ट. जब टोटल प्रोडक्शन निकालते थे तब ये प्रोडक्शन के चैप्टर में था, दिस वाज इन प्रोडक्शन, और ये कॉस्ट के चैप्टर में. ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्यू क्या है. यहाँ पर ये है यूनिट्स ऑफ आउटपुट. एक फार्मूला इसका और बनेगा, वो फार्मूला है ए एफ सी इज इक्वल टू ए टी सी माइनस ए वी सी. अब ये कहाँ से आया फार्मूला. देखो आपको पता है कि दिस एवरेज टोटल कॉस्ट ये होगी सम ऑफ ए एफ सी प्लस ए वी सी. अभी आप करोगे भी, इन दोनों का टोटल ए एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट कहलाता है. इसी से हमने निकाला है ए एफ सी इज ए टी सी टोटल कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ये दो फार्मूले हो गए. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा कि इस चैप्टर में एक पेज पे जितने भी फार्मूले आते हैं वो आप इसको नोट कर लो. तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एक न्यूमेरिकल आपको आना है, और उस न्यूमेरिकल के लिए ये आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए. अब इसको, इसके टेबल एंड डायग्राम देखते हैं कि क्या आता है ना. दिस इज, देखो बड़ा सिंपल सा हमने बनाया. यूनिट्स ऑफ आउटपुट कह लो, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कह लो. क्या बनाया हमने, देखो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 0 1 2 3 4 5 6, और फिक्स्ड कॉस्ट हमने ली थी 10 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो. फिक्स्ड, चाहे आउटपुट 0 है चाहे ज़्यादा है, ये फिक्स्ड रहती है. ठीक है. अब इसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालो, दैट इज
एफ सी अपॉन क्यू, 10, 5, 3.3, 2.5, 2, 1. ये आ जाएगा 1.5। और अगर इसको देखो, ये कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग कर्व है, लेकिन इसके डिक्लाइन में एक चीज आपको ध्यान से रखनी है। देखो क्या बना रहा हूं, इधर मैंने लिखा एवरेज फिक्स कॉस्ट, इधर लिख रहा हूं यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यू कैन सी इट। ठीक है, अब इसमें जो मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व बना रहा हूं वो लाइक दिस इज AFC। अब इस कर्व के कुछ फीचर्स हैं, जरा ध्यान से देखो इसको। ये पहली बात तो होगी, ये डिवाइड करके आ रहा है FC अपॉन क्यू, FC कह लो या TFC कह लो, एक ही बात। दूसरी बात, ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी एक नई चीज आपके लिए। इसके अलावा देखो इस कर्व की शेप को देखो, इट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, लेकिन और ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा, when the output increases the AFC declines, can this AFC ever meet this x axis? क्या AFC x axis को मीट कर सकती? कब करेगी? वो तब करेगी AFC जब this fixed cost is 0, एवरेज है। अगर फिक्स कॉस्ट 0 हो जाए तो ये इसको टच कर जाएगी। यहाँ अगर ये 0 ले लें एवरेज फिक्स कॉस्ट तो ये टच कर जाएगी, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी 0 बिकॉज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी 0। इसलिए एक क्वेश्चन देखो, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेगा। क्वेश्चन आया, ये तो सिंपल है, AFC बना दी FC अपॉन क्यू करके कि these two this curve continues to decline and becomes almost parallel to this x-axis. Can it meet? The answer is no, it cannot meet. It can meet only if AFC is 0, and AFC can never be 0. Why it can never be 0? Because FC can never be 0. So you understand what I am saying? ये एक पॉइंट में से पॉइंट निकलेंगे इस चैप्टर में, और कुछ नहीं। अब देखो नेक्स्ट कॉस्ट देखो, वो आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में देखो कुछ नहीं, वही जैसे पहले किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू कह लो, और कह लो VC अपॉन क्यू, कोई कंफ्यूज मत होना। और इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसे पिछले फार्मूले में की, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये फार्मूला फिर मैंने कहा कि आप इसको ध्यान में रखो। अब वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर आउटपुट के साथ क्या है, देखो इसके लिए नेक्स्ट देखो क्या करता हूं मैं। देखो क्या कहता है कि इट इज द कॉस्ट विच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन आउटपुट। ये एक ऐसी कॉस्ट है जो आउटपुट बढ़ने पे बढ़ती है और आउटपुट कम होने पर कम होती है। देखो लेकिन इसके घटने बढ़ने में एक ट्रेंड है, उसको आपको नोट करना है। देखो इधर मैंने लिखा आउटपुट, बड़े ध्यान से देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यू कैन गो ऑन। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहली बात तो ये कि व्हेन द आउटपुट इज 0 वेरिएबल कॉस्ट इज 0। पिछला याद रखो कि जब आउटपुट 0 होती है तो फिक्स कॉस्ट 0 नहीं होती, इसमें ये 0 है। अब इसके बाद देखो इसको बढ़ा रहा हूं मैं, कैसे बढ़ा रहा हूं, देखो 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28, ये कौन सा रेट है, 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रही है कि दिस कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। ये आपको मैंने बताया था कि क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इन द बिगनिंग। और एक के बाद ये बढ़नी शुरू हो जाती है, 24, 4, 28, 28 के बाद 6 बढ़ा दिए 34, फिर 8 बढ़ा दिए 42, और फिर 10, और इसकी आपने निकाली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 10, 9, 8, 7, 6.8, ये आता है 6.8 के बाद 7, यस, एंड ये 7.5, और ये ऑलमोस्ट इसके बाद बढ़ती रहेगी, पहले कम हो रही है फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हुई यहाँ पर, और फिर ये। और इसकी शेप बनाऊं, देखो इसकी शेप बड़े ध्यान से देखना, क्या शेप बन रही है इसकी,
दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और जैसे मैंने कहा यहाँ पे आउटपुट है, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, अब ये एक तरह से टिक मार्क लग गया। इसको कहते हैं या वी शेप कह लेते हैं, किसी बुक में वी शेप लिखा होता है, किसी में यू शेप, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग में दिस इज ए वी शेप्ड का, ऑल्दो हमने भी लिखा एबीसी इज वी और यू शेप्ड का, एग्जैक्ट इसका वी है, लेकिन इट कैन बी कॉल्ड यू शेप्ड आल्सो। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला हमने, डिवाइड करके, बहुत सिंपल सा। अब इसके बाद एवरेज कॉस्ट आएगी, देखते हैं। इसके बाद आ गई एवरेज कॉस्ट। अब है एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की एवरेज, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। फार्मूला वही देखो, सिंपल सा, ए सी इज इक्वल टू टी सी अपॉन क्यू, या कह दिए ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी। अब देखो इसको मैं कैसे करता हूँ। इसके लिए देखो, एक चीज़ आप नोट करना, मेरी वर्डिंग की तरफ ध्यान दो। देखो क्या लिया, यूनिट्स ऑफ आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद मैंने ली टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ले रहा हूँ 10 20, 10 बढ़े, फिर 8 बढ़ाए, फिर 6 बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए, उसके बाद फिर रेट इंक्रीज कर दिया, 4 के बाद 6, ये बड़े हैं 4, 4 के बाद 6 बढ़ा लो, और या ठीक है 38 6 44, 8 बढ़ा लो 52, 10 बढ़ा लो 62, 12 बढ़ा लो 74, और इसकी मैंने एवरेज निकाल दी। एवरेज मैं यहीं से फिगर उठा रहा हूँ, सो दैट उठा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशंस हमारी बच जाएँ। 11.3, 9.5, 8.8, 8.6, 8.5 and 9. The average cost continues to decline, almost become constant and then increases. आगे इसकी अगर मैं शेप बनाऊं, देखो इधर एवरेज कॉस्ट, इधर आउटपुट, इसे यू शेप का एवरेज कॉस्ट का, एक यू शेप्ड कर्व होती है जहां इसका मिनिमम होता है, दिस इज ऑप्टिमम आउटपुट। डिक्लाइंस फिर बढ़े, आगे जाके आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा वाई इज यू शेप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, वाई दिस एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड कर्व। ठीक है, अब इसके आगे देखो, अब रिलेशंस शुरू हो जाएंगे। लेट अस सी व्हाट रिलेशन वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये है, और इसको देखना जैसे मैं कैसे बनाता हूं, रिलेशन बिटवीन AC, AFC एंड ABC। आपको पता है, सबसे पहली तो बात मैंने यही लिख दी कि AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। अब इसको डायग्राम में बनाता हूँ। ये डायग्राम बहुत ध्यान से बनाने वाला है। देखो फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ। कौन सी कर्व पहले बना रहा हूँ, कौन सी बाद, ये इसलिए मैं कहता हूँ इधर कॉस्ट है, कौन कौन सी, AC, AFC एंड ABC, और इधर आउटपुट है। देखो फ्रेंड्स, आपको जो ध्यान में रखना है वो ये चीज़ कि कौन सी कर्व मैं पहले बना रहा हूँ और कौन सी बाद में बना रहा हूँ, और यही सारी गेम है इसमें। देखो इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा दिस AFC कर्व, ये बन गई AFC। इसके बाद मैंने बनाना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक टिक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें दो बातें ध्यान में रखनी है। देखो ये पॉइंट, इसको मैं लिखता हूँ M, और एक ये पॉइंट Q। इनका सिग्निफिकेंस क्या है ये अभी बताता हूँ। देखो इसके बाद एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के लिए देखो थोड़ा सा ध्यान में देने वाली चीज है, दिस एवरेज कॉस्ट। देखो अब इसमें रिलेशन क्या निकलते हैं। नंबर 1, मैं ये कहता हूं
फर्स्ट रिलेशन कहते हैं, ये देखो यहाँ से पढ़ो, VC एंड AFC आर डिराइव्ड फ्रॉम AC, ये तो पहला हो गया। कहता है AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व एंड फॉल, ये भी आपको पता है। कहता है मिनिमम ऑफ ABC, ये देखो पहला पॉइंट, विल ऑलवेज एग्जिस्ट टू द लेफ्ट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, यहाँ मिनिमम पॉइंट ये है, इसको ऊपर, और ये इसमें देखो क्या क्या है कि ये जो ABC का मिनिमम है इससे पहले आएगा, बिफोर मिनिमम ऑफ AC, ये एक रिलेशन याद रखो, इसका मिनिमम पहले आएगा। ये तो हो गया डायग्राम कैसे बना। अब इनका रिलेशन देखो, रिलेशन क्या है, देखो ये ये देखो, ये क्या है, शुरू में इन द बिगिनिंग AFC is decreasing, ABC is decreasing. When AFC falls, ABC falls. But देखो ABC जब AFC फॉल कर रहा है तो ABC फॉल कर रहा है, लेकिन ABC का रेट गिरने का AFC से ज्यादा है। रेट ऑफ ABC इज ग्रेटर देन रेट ऑफ AFC। किस चीज का रेट है, फॉल का, कि इस ABC का फॉल इससे ज्यादा है। क्यों, ये नीचे है कब, देखो ये ऊपर है ये नीचे है, यूर गेटिंग, कि इसका रेट फॉल है, और AC जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है उस कर्व का जिसका रेट ज्यादा है। तो पहला पॉइंट बना रिलेशन का, वो रिलेशन जो पहले है AAC इज इक्वल टू AFC ABC रेक्टेंगुलर, उसके बाद ये लिखना है आपने, क्या लिखना है कि जब व्हेन इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन when AFC falls, ABC also falls, but AFC falls at a faster rate। दूसरा पॉइंट बनता है, इस पॉइंट के बाद देखो when, अब इस पॉइंट Q के बाद देखो, आफ्टर पॉइंट Q AFC and ABC falls but ABC is increasing। पहले तो दोनों कह रहे ये दोनों कम हो रहे हैं इसलिए ये भी कम हो रहा है। अब कह रहा हूं कि AFC फॉल कर रही है, ABC इंक्रीज कर रही है, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज इन ABC इज मोर देन रेट ऑफ फॉल इन AFC। ये नीचे ABC ऊपर चलेगी, AFC नीचे है, इसका मतलब ABC का रेट ज्यादा है और AFC का कम है, और ये कर्व पे इफेक्ट उस कर्व का पड़ेगा जिसका रेट ज्यादा है, और रेट ज्यादा किसका, ABC का, इसलिए ये भी बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर देखो दो पॉइंट बोले मैंने, व्हेन दिस ABC फॉल्स AFC आल्सो फॉल्स, देयरफॉर टोटल कर्व इज आल्सो फॉलोइंग। देन सेकंड, व्हेन दिस ABC इंक्रीज AFC डिक्रीज, इस पॉइंट के बाद, स्पेशली आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट में क्या होता है अभी बताता हूं। AFC when AFC falls, ABC is increasing, but rate of increase in ABC is more than rate of fall in AFC। कि इसका रेट ज्यादा है इसका कम है, इसलिए AC पर उस कर्व का इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है जिसका रेट ज्यादा है। किस पॉइंट के बाद, इसके बाद, You're getting। अब रहेगी ये बात, देखो ये पोर्शन, ये कह लो ये पोर्शन, ये मैं इसको थोड़ा सा सर्कल कर देता हूं, ये पोर्शन। अब इसमें क्या है, देखो ABC इंक्रीज कर रही है और AFC फॉल कर रही है, लेकिन AC फिर भी फॉल कर रही है, ठीक है। ABC इंक्रीज, AC फॉल्स, सॉरी AFC फॉल्स, ABC इंक्रीज, बट AC इज स्टिल डिक्रीजिंग। इसके बाद इस पॉइंट में, इस स्टेज में ABC इंक्रीज कर रही है, AC फॉल कर रही है, लेकिन AFC का रेट ABC से ज्यादा है, इसलिए ये भी फॉल। देखो इस पोर्शन में ये फॉल कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है, इस पे किस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है, उस चीज का जिसका रेट ज्यादा है, और यहां पर इस पोर्शन में AFC ऊपर है इसलिए इसका रेट ज्यादा है, इसलिए ये कम हो रही है। और फिर इस पॉइंट के बाद, इस Q के बाद
एवीसी ऊपर चली गई, एएफसी नीचे आ गई, इसका मतलब एवीसी का रेट एसी से ज़्यादा है, सॉरी एएफसी से ज़्यादा है, इसलिए एसी पर इसका इफेक्ट पड़ा। फ्रेंड्स, रिलेशन थोड़ा सा समझने वाला है। अब एक चीज़ और देखो, मैं कहता हूँ अगर डायग्राम में देखो, दीज टू कर्व्स एसी एंड एवीसी आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, AC and AVC are coming closer and closer. Can they meet each other? देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेगा। जैसे ये पोर्शन मिला है, मैंने कहा पहले बोलते आराम से बोलते हैं कि जब AFC फॉल्स, AFC फॉल्स, AVC फॉल्स, AC ऑल्सो फॉल, क्वेश्चन बनता है कैन इट हैपन कि AFC फॉल्स एंड AVC इंक्रीज? yes, between these 2 points this is happening, और इसमें रेट जो है AFC का ज़्यादा है। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा, कहता है जी AC and AVC are coming closer and closer, can they meet? Answer is they cannot meet. When they can meet? जब AFC 0 हो जाए तब AC और AVC मिल सकते हैं, लेकिन AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं होती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं होती, इसलिए इट कैन नेवर मीट। भाई बड़े ध्यान से यही क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। रिलेशन को ध्यान से पढ़ लो, कुछ नहीं है। देखो क्या लिखा है, ये तो सारा सिंपल हो गया। एक पॉइंट आपको दिखाना मैंने, AFC is a rectangular hyperbola falls throughout. This causes difference between AC and AFC to keep decreasing. However, it should be noted that AVC and AC can never intersect each other. यही बता रहा हूँ मैं आपको। If they intersect at any point, it would imply that AC and AVC are equal at that point. अगर ये मिल जाते हैं तो इसका मतलब है AC और AVC equal हैं। This is not possible as AFC will never be 0. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो मैंने आपको कहा कि जो PPTs बनी हुई हैं, ये जो वीडियो है आप इसको डाउनलोड करो, नोट्स इसको डाउनलोड करके रख लो, सब कुछ है इन वीडियोस में, आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं। लास्ट पॉइंट, AC इनहेरिट शेप्स फ्रॉम AVC शेप एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये तो आपको बताऊंगा कि AC की शेप क्या है, क्यों है। इट्स मोर नियरर टू AVC नॉट AFC। ये भी बनता है कि शेप किसके नज़दीक है, AFC के या AVC के, तो कहता है इसकी नज़दीक है AC AVC के, although AAC is little flatter than AVC। चलते हैं आगे चलते हैं। देखो अब इसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल वर्ड आपको बहुत बार मैंने इंट्रोड्यूस करा चुका। इसका मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट से क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ बनेगा चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। देखो मार्जिनल कॉस्ट बहुत बार कर लिया, इसलिए मैं इसको जस्ट रन थ्रू, TCN-1, और दूसरा फार्मूला आपको पता है डेल्टा TC अपॉन डेल्टा, एक एडिशनल यूनिट से क्या डिफरेंस आता है। इसके न्यूमेरिकल्स करोगे अपने आप ही समझ आ जाएगा। और इसकी शेप अगेन ए यू शेप का। अब ये सारी कॉस्ट कर्व्स मोर और लेस यू शेप बन रही हैं, तो इसलिए जब इनका रिलेशन पढ़ते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। जैसे ये देखो, ये तो मार्जिनल कॉस्ट की शेप हो गई, सिंपल है। ये देखो रिलेशन बिटवीन AC एंड MC, इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूं। देखो जस्ट वेट, देखो इसमें बड़े ध्यान से बनाने वाली कर्व है। अगर जरा सा ध्यान आपका हटा तो ये रिलेशन भी गलत हो जाएगा। देखो सिंपल रिलेशन है, मैंने AC और MC बनाई। नंबर 1, MC फॉल्स, या ऐसे कह लो MC फॉल्स, AC फॉल्स, बट MC फॉल्स एट ए फास्टर रेट। देखो इसको, जब MC फॉल कर रही है AC ऑल्सो फॉल, MC AC से नीचे है, इट फॉल्स एट ए फास्टर रेट। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन MC इज लेस देन AC, व्हेन
MC is less than AC, rate of MC is more. ठीक है, इसका रेट ज़्यादा होता है जब तक ये AC से नीचे रहेगी. दूसरा, when MC increase, AC increase, but at a fast rate. सिंपल. इस पॉइंट के बाद देखो MC बढ़ रही है, AC भी बढ़ रही है, लेकिन फिर MC ऊपर आ गई, इसलिए इसका गिरने में भी रेट ज़्यादा है और घटने में भी रेट ज़्यादा है. इसमें कहूँगा MC ग्रेटर देन AC, रेट इज स्टिल मोर, रेट ऑफ MC इज मोर. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या? मिनिमम ऑफ MC. थर्ड पॉइंट में बोल देता हूं, मिनिमम ऑफ MC कम्स बिफोर मिनिमम ऑफ AC. मिनिमम ऑफ MC कम्स बिफोर मिनिमम ऑफ AC. ये तीसरा पॉइंट हो गया. ये मिनिमम पहले आता है, ये बाद में आता है. देखो डायग्राम बनाते हुए ध्यान रखना ये चीज़. देखो जैसे मैंने ये MC बनाई, जो एवरेज कॉस्ट यहाँ तक गिरनी चाहिए, जैसे ही इसको टच करें ये ऊपर चढ़नी चाहिए. पहले MC कर्व बनाओ, फिर MC AC कर्व बनाओ, अपने आप बने. 3 रिलेशन हो गए, MC फॉल्स, AC फॉल्स, MC फॉल्स एट ए फास्टर रेट, MC इंक्रीज, AC इंक्रीज, MC इंक्रीज एट ए फास्टर रेट. मिनिमम ऑफ MC कम्स बिफोर मिनिमम ऑफ AC. और चौथा पॉइंट, सॉरी, एक ये हो गया, मिनिमम ऑफ AC कम्स बिफोर मिनिमम ऑफ MC. और चौथा, बोथ MC AC डिराइव्ड फ्रॉम TC. बोथ AC MC डिराइव्ड. ये देखो ये सारा कुछ लिखा हुआ, देखो क्या लिखा है. ये तो when MC is less than AC, AC falls. When MC is equal to AC, MC is constant. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जब MC इंक्रीज करे, इट मस्ट पास थ्रू मिनिमम ऑफ AC. इंक्रीज करते हुए मिनिमम से इधर से नहीं निकल सकती, इधर से नहीं निकल सकती, मिनिमम से निकलेगी. फ्रेंड्स, फिर देखो 5 रिलेशन. पहले तो फार्मूला हो गया. दूसरा, MC falls, AC falls, MC falls at a faster rate. MC increase, AC increase, MC increase at a faster rate. Minimum of MC comes before minimum of AC. Or last point, when MC increases, it must pass through minimum of AC. Relation. अब इसका देखो, अगर हम अपनी स्लाइड में देखें तो हमने बकायदा टेबल एंड डायग्राम बनाया हुआ है. देखो क्या लिखा है, MC cuts AC at its lowest point. ये सारा लिखा है. जब MC लेस देन AC है तो AC फॉल करती है, MC ग्रेटर देन AC है तो AC राइज करती है, और MC इक्वल टू AC तो AC मिनिमम पे है इस पॉइंट पे. फ्रेंड्स, ये तो हो गया रिलेशन. इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि वाई AC इज यू शेप्ड. कहता है वाई AC इज यू शेप्ड. मैं सिर्फ एक पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा. कहता है इज यू शेप्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपको, ताकि आपको बनाना समझना इसको बहुत आसान हो जाएगा. इधर कॉस्ट ले लिया, इधर आउटपुट ले लिया, और ये मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व बनाई. ये इसका मिनिमम. इस कर्व के 3 पार्ट हैं, यहाँ से यहाँ तक, O to Q. इसमें हम कहते हैं लगता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. और इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण डिमिनिशिंग कॉस्ट कम होती है. कि यहाँ शुरू में प्रोडक्शन पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स बताता है. इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण कॉस्ट फॉल कर जाती है. इस पोर्शन पे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स दिखाता है, जिसलिए कॉस्ट इज कांस्टेंट. ये इनफैक्ट इसका ऑप्टिमम है, ये भी आपको पता है. और इस पॉइंट के बाद AC इंक्रीज कर रही है. क्यों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लगता है, और इसमें कॉस्ट इंक्रीजिंग है.
तीन लॉस, इनिशियल स्टेजेस में इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसके लिए कॉस्ट कम होती है। ऑप्टिमम पे कांस्टेंट रिटर्न्स, इसलिए कॉस्ट कांस्टेंट होती है। आफ्टर ऑप्टिमम डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसके लिए कॉस्ट इंक्रीज करती है। इसलिए ये पूरा यू शेप बन गया। एक पॉइंट और है, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमी। इफ इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन यू गेट इकोनॉमीज, कि जब प्रोडक्शन बढ़ाते हो, रॉ मटेरियल बल्क में खरीदते हो, सस्ता मिल जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल हो जाता है। ये है इकोनॉमीज जो शुरुआत में मिलती हैं। लेकिन वंस यू क्रॉस द ऑप्टिमम यू स्टार्ट गेटिंग डिस इकोनॉमीज। डिस इकोनॉमीज क्या है कि रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है, लेबर स्ट्राइक्स हो जाती हैं, मशीन्स वगैरह टूटनी शुरू हो जाती हैं। कहता ड्यू टू दिस इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज द लॉ ऑफ दिस एवरेज कॉस्ट इज यू शेप। इकोनॉमीज के कारण वो शुरू में कॉस्ट कम होती है और डिस इकोनॉमीज ऑप्टिमम के बाद मिलती है, इसलिए ये यू शेप कॉस्ट बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, ये तो हो गया आज का हमारा लेक्चर। लेकिन याद रखो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे रिलेशन हैं। जैसे आपको बनेगा टोटल कॉस्ट और से ऐसे एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अलग से रिलेशन, एवरेज कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का अलग से रिलेशन, फिर बीच बीच में मैं जो बोलता रहा ये सारे रिलेशन। इसके बाद इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो हम करेंगे न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल करने से पहले एक दो रिलेशंस में और करूँगा। और न्यूमेरिकल करते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सारे फार्मूले एक जगह पे लिख लेंगे और उसके बाद उनको करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, याद दिला दूं कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू वॉचिंग माय सीरियल्स वीडियोस। आई विल कम अगेन and see you in the next topic, that is numericals of cost concepts. Again a very important topic, बहुत सारा कुछ बताना है। और आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का और दूसरा कॉस्ट का न्यूमेरिकल्स जरूर आता है। सो सी यू, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।